नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड होती है, इजंट इट? इट इज सम ऑफ ऑल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर चेंज इन टेम्परेचर ही जीरो है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो है, डेल्टा एच, क्योंकि क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एन आर डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होने के कारण ये भी जीरो हो जाएगा। अभी आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में डेल्टा यू और डेल्टा एच तो जीरो है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हमने पढ़ा है। तो क्यू ये तो जीरो है, तो प्लस डब्ल्यू उधर गया तो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अभी रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस आपको अगर याद हो लास्ट लेक्चर का, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, पी एक्सटर्नल इजंट इट इनटू डीवी फ्रॉम V1 टू V2। अभी आपको पता है कि PV इक्वल टू nRT होगा, क्योंकि T भी कांस्टेंट है, इजंट इट? और P क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V, क्योंकि dV में है ना इक्वेशन, तो हमको इसको भी dV में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, V1 अपॉन V2 माइनस nRT अपॉन V dV। गॉट माई पॉइंट? तो ये क्या होगा, 1 अपॉन वी का माइनस nRT में कॉमन निकालता हूं, ये लिखा जाएगा ln या log v, जहां ये है V1 से लेकर V2 तक, इजंट इट? तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस nRT, ये क्या होगा, log ऑफ V2 माइनस V1 को log V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर है ही। उसके बाद क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 अपॉन P2 इट इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 हो जाएगा। तो V2 अपॉन V1 इधर अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो वर्क रिवर्सिबल माइनस nRT लॉग V2 अपॉन V1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2। गॉट माई पॉइंट? या तो V2 अपॉन V1 आएगा या P1 अपॉन P2, पर माइनस साइन है, कुछ बुक्स में माइनस साइन भी एब्जॉर्ब की जाती है, इसको V1 अपॉन V2 लिखते हैं, इसको P1 अपॉन P2। तो आप फॉर्मूला याद करते समय याद रखें। तो ये वर्क रिवर्सिबल हो गया। तो अगर वर्क रिवर्सिबल है तो आप क्यू रिवर्सिबल निकाल सकते हो। क्यू रिवर्सिबल क्या होता है, माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगी, इजंट इट? या तो वो nRT log V2 अपॉन V1 आएगा, या तो nRT log P1 अपॉन P2। और एक बात याद रखनी है, ये टू द बेस E है, दोनों टू द बेस E है। अगर मुझे क्या है, टू द बेस 10 चाहिए तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इजंट इट? अगर log E को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 इसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, इजंट इट? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, PV कांस्टेंट है, इजंट इट? और PV कांस्टेंट है, अगर मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो आपको पता है P क्या है, y एक्सिस पे है, और V क्या है, x एक्सिस पे है। इसका मतलब क्या है, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट। अगर x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स एन हाइपरबोला। एक्स वाई कॉन्स्टेंट यानी हाइपरबोला। ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये जैसे जैसे क्या होगा, P घटेगा, PV कॉन्स्टेंट है ना, P यानी घटा तो V क्या होगा, आगे बढ़ेगा, या V घटा तो P बढ़ेगा, इजंट इट? तो एक क्या होगा, देखिए ये P घटते जा रहा है ना, Y घटते जा रहा है, और V आगे बढ़ते जा रहा है, यानी
क्या हो रहा है, V बढ़ रहा है। अगर P घटा, जैसे जैसे नीचे आएंगे P घट रहा है ना, तो V आगे बढ़ रहा है, तो PV कांस्टेंट होता है। तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस भी Q रिवर्सिबल इक्वल टू यही होगा, पर उसको कैसे करते हैं, पहले आप ये पॉज करके लिख लीजिए, तो मैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। देखिए अभी मैं जो बात कर रहा हूं इरिवर्सिबल तक, हाँ इधर IR लगाऊंगा तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, तो क्यों, ये तो बाकी सब सेम रहेगा। उसका वर्क डन आपको पता है कि उसका वर्क डन क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इरिवर्सिबल में P एक्सटर्नल इंटू dV मैं लिख सकता हूं, isn't it? माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV मैं लिख सकता हूं, माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV लिख सकता हूं, V1 टू V2। कल भी मैंने आपको ये सिखाया था, तो माइनस P एक्सटर्नल अभी, क्योंकि ये क्या होता है इरिवर्सिबल में P एक्सटर्नल और P ऑफ गैस इक्वल नहीं होते, लास्ट में इक्वल थे, क्योंकि क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर इक्वल होते हैं रिवर्सिबल में, इसमें ऐसा नहीं होता। तो P एक्सटर्नल बाहर लिखा जाएगा, dV का इंटीग्रेशन V होगा V2 माइनस V1। क्या यही फॉर्मूला आता है? अभी आप लोग इसमें माइनस P एक्सटर्नल V2 के जगह में क्या लगा सकता हूं, क्योंकि nRT तो कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है ना टेम्परेचर, तो PV इक्वल टू nRT होगा, तो V इक्वल टू nRT अपॉन P है, तो ये क्या होगा nRT अपॉन P2 nRT अपॉन P1। गॉट माय पॉइंट? तो ये V वर्क डन रिवर्सिबल के लिए लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे एडियाबैटिक की तरफ। तो नेक्स्ट आइए पढ़ती है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पता है, हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग में जीरो हो जाएगा, यानी जो भी टेम्परेचर चेंज है वो क्या हो जाएगा, इट विल वट एवर चेंजेस इन इंटरनल टेम्परेचर दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन वर्क डन। अगर ये सभी प्रोसेसेस के एग्जांपल्स चाहिए तो यहाँ पर मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रैपिड कोर्स है तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो हीट का प्रोसेसेस का आएगा फिजिक्स का, उसमें हम लोग, अब मैं आपको बताऊँगा किस तरह वर्क डन होता है। केमिस्ट्री में हम वो बताते भी नहीं हैं कि डेल्टा U इक्वल टू जो भी चेंज इन टेम्परेचर होगा वो वर्क डन होगा, यानी PV इक्वल टू nRT है ना, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो PV इक्वल टू nRT है ना, वर्क डन क्या होता है PV, isn't it? तो टेम्परेचर चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, तो वो क्या हो जाएगा PV में, वर्क डन में चला जाएगा। यानी गैस यहाँ तो एक्सपांड होगी, यहाँ तो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। आपको पता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस एक्सपांड होती है, टेम्परेचर घटाने से क्या होती है, गैसेस कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो PV वाले वर्क डन में चला जाएगा। अभी यहाँ का जो वर्क डन है वो आपको पता है कि वर्क डन क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और आपको पता है कि चेंज इन ये क्या होगा, NCV डेल्टा T होता है। फर्स्ट लेक्चर को याद करो, तो NCV T2 माइनस T1 होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे NCV T2 माइनस C1, तो इधर CV की वैल्यू कैसे फाइंड करता हूं, देखिए मैं CV की वैल्यू गैमा में फाइंड करनी है, isn't it? गैमा क्या है, आपको पता होगा कि CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, isn't it? और गैमा क्या होता है, CP अपॉन CV। तो मैं CP को क्या लिख सकता हूं, गैमा CV, दिख रहा है? ये इधर का है तो CP को ऐसे लिख सकता हूं, तो CV कॉमन आया, गैमा माइनस 1 इक्वल टू R। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो CV इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, R अपॉन गैमा माइनस 1, R अपॉन गैमा माइनस 1। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, N R
गैमा -1 T2 - T1, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो nRT2 - nRT1 अपॉन गैमा -1, ये फॉर्मूला आएगा। nRT2 - nRT1 गैमा -1, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है पीवी का ग्राफ रेज टू गैमा, पीवी गैमा ये हमेशा कांस्टेंट होता है। पीवी रेज टू गैमा हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ये भी आपको इसमें याद रखना है, पीवी गैमा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत सारे सम्स करने वाले हैं हम लोग अभी ऐसे इस पे। तो पीवी इक्वल टू गैमा ये कांस्टेंट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? स्क्रीन पॉज करके इतना लिख सकते हैं, तो मैं आगे की चीज़ें बताऊं किस तरह से हम पीवी को हम लोग और भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप प्लीज़ उतना लिख सकते हैं, इज़न्ट इट? तो फिर हम लोग पीवी को किस तरह से चेंज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लिया। अभी देखिए nRT2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P2V2 P1V1 अपॉन गैमा -1। ये इतने फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इज़न्ट इट? अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। देखिए PV इक्वल टू nRT होता है, तो PV अपॉन T इक्वल टू NR, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, तो P अपॉन T इक्वल टू NR ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मुझे P को निकालना है तो P के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? P की वैल्यू क्या हो सकती है? P की वैल्यू होगी nRT अपॉन V, इज़न्ट इट? ये तो कांस्टेंट में चला जाएगा, कांस्टेंट चला जाएगा ना। P की वैल्यू क्या हो जाएगी? T अपॉन V, तो P की जगह T अपॉन V पुट करो, V गैमा, और वो जो भी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ चला जाएगा। तो इसको ऐसे, इसी इक्वेशन को V गैमा -1 भी लिख सकते हैं, ऐसे बुक्स में दिया जाता है इसलिए मैं लिखा रहा हूं, आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। उसके अलावा V को मैं क्या लिख सकता हूं, वैसे ही V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V की वैल्यू, ये V ऊपर जाएगा और T अपॉन P लिख सकते हैं, तो P V के जगह T अपॉन P रेज टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट होगा, इज़न्ट इट? तो ये क्या होगा, ऊपर आएगा, तो ये क्या होगा, P रेज टू गैमा होगा, तो P गैमा -1 इंटू T गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी P के जगह हमको T अपॉन V पुट करना है, या V के जगह हमको T अपॉन P पुट करना है। सिर्फ इतना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, बाकी सब तो कांस्टेंट में चला जाता है। PV अपॉन T भी कांस्टेंट ही होता है, इज़न्ट इट? तो अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है V की, तो V की वैल्यू क्या होगी? T अपॉन P, और अगर अब P की वैल्यू लिखनी है तो वो होगा T अपॉन V, या तो T अपॉन P या तो T अपॉन V, जो भी लिखना है हम इस इक्वेशन में लिख के ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये है एडियाबैटिक प्रोसेस आपके लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में दो चीजें याद रखने जैसी हैं, एक PV इक्वल टू गैमा कांस्टेंट होता है, हीट बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम जीरो होता है, Q हीट एक्सचेंज जीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमको याद रखनी जैसी है। और ये nRT2 - T1 इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंपल मान लो कि आपको पता है कुछ चीजों के बारे में, मैं यहां लिखता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लो 3 मोल of diatomic gas is in adiabatically
heated, adiabatically heated, and its temperature increases from 300 Kelvin to 400 Kelvin. Find the work done और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों सेम है। एन पता है आपको 3 मोल है, आर आपको पता है या तो 8.31 जूल है या 2 कैलोरी है, T2 पता है 400, T1 पता है, डायटोमिक गैस है तो गैमा पता है आपको 5/3 है। क्या वर्क डन आप निकाल सकते हो? बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। क्या वर्क डन आप निकाल सकते हो? बहुत ही इजीली भाई। 400 से 300, ये 400 होगा, ये 300, डायटोमिक गैस है तो गैमा है, 3 मोल पता है, और क्या चाहिए? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछे या वर्क डन पूछे, क्वेश्चन आप आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम टैकल कर सकते हो। आपको सब पता है, एन पता है, आर पता है, T2, T1, गैमा सब पता है। इस तरह से आप इस सम को टैकल कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? सो यहाँ पर आपके लिए मैंने एक सम लिखा है। क्या बोला है? फॉर 4 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस। अच्छा, शायद पहले इसके पहले सम में जस्ट डायटोमिक गैस था तो मैंने गैमा आपको 5/3 बोला था। क्षमा कीजिए, वो गैमा 5/3 नहीं है। डायटोमिक के लिए क्या होता है? गैमा 7/5। ओके, तो 7/5 वो याद रखना। थोड़ा सा वहाँ पर मेरे को लग रहा है मैंने ट्राइएटोमिक के लिए बोल दिया। ठीक है, तो फॉर 4 मोल्स डायटोमिक गैस एट 7 एटमॉस्फेयर, यानी टेम्परेचर पहले तो N1 दिया हुआ है, या N तो चेंज नहीं होता है। ये 4 मोल्स हैं गैस के एट 7 एटमॉस्फेयर, तो P1 कितना है? 7 एटमॉस्फेयर है। और टेम्परेचर कितना है? T1 500 केल्विन है। इज टेकन टू 2 एटमॉस्फेयर, यानी फाइनल प्रेशर दिया हुआ है आपको 2 एटमॉस्फेयर। Isn't it? कैलकुलेट Q। हाँ, अभी प्रोसेस कौन सा है? डायटोमिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखिए, डायटोमिक रिवर्सिबल प्रोसेस Q क्या होगा? अरे आइडियाबैटिक है तो हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, रिलीज भी नहीं होगी, तो Q तो 0 होने वाला है। फिर डेल्टा U, अगर डेल्टा U मैंने फाइंड करने की कोशिश की तो वो डेल्टा U अभी अभी हमने फाइंड किया है। डेल्टा U के लिए क्या है फॉर्मूला? N CV T2 माइनस T1। अच्छा, CV तो मिल जाएगा। CV क्या होता है? FR अपॉन 2, इजंट इट? डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5 है। डायटोमिक गैस है ना, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो ये क्या होगा? 5R/2 T2 माइनस T1 तो हमारे हाथ में है 500 केल्विन, पर T2 नहीं है। अभी प्रॉब्लम है कि T2 मेन फाइंड करना है, तो इसमें T2 कैसे फाइंड करेंगे? अभी अभी मैंने बताया आपको कि PV गैमा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वैसे PV कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक के लिए PV गैमा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये अच्छा बड़ा डेरिवेशन आता है, पर आप डेरिवेशन में मत जाइए क्योंकि हमसे डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं। PV गैमा कांस्टेंट होता है, इजंट इट? अभी P पता है, V पता नहीं है, तो V का इधर काम नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि PV इक्वल टू nRT होता है, इजंट इट? तो हमको V नहीं चाहिए, तो V के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? हाँ, PV अपॉन T कांस्टेंट है ना, N और R तो कांस्टेंट होते हैं, तो V अगर चाहिए, V के जगह क्या लिख सकते हैं? T/P, इजंट इट? V के जगह मैंने बताया था कि T/P आता है, तो ये P V के जगह क्या आएगा? T/P रेज टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। अभी ध्यान देना, ये गैमा P रेज टू गैमा, इसका पावर 1 है, ये गैमा ऊपर गया तो P1 माइनस गैमा T गैमा इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये गैमा नीचे था तो ऊपर गया, तो मैं ऐसे लिखूंगा P1 1 माइनस गैमा T1 गैमा इक्वल टू P2 1 माइनस गैमा T2 गैमा। प्रेशर इनिशियल और प्रेशर फाइनल, हमको क्या चाहिए? T2 चाहिए, तो T2 ये कैसा लिखा जाएगा? देखिए P1 अपॉन P2,
1 माइनस गैमा, ये P2 नीचे आया तो, इजंट इट, और T2 अपॉन T1 ये पूरा रेस टू गैमा होगा, इजंट इट। समझ में आ रहा है? अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पावर है, गैमा पावर है, इजंट इट। अगर सोचिए कि अगर ऐसा होता है, कोई K क्वांटिटी होती है, इजंट इट, और ये इक्वल टू T स्क्वायर होता है, अगर T निकालूंगा तो K स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये जो भी पावर होता है वो नीचे चले जाता है, इजंट इट। अगर 3 होता तो क्यूब रूट निकालते, T की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ K। अगर K इक्वल टू T क्यूब होता तो ये क्या हो जाता, K रेस टू 1/3 हो जाना ना, इक्वल टू T, इजंट इट। तो जो भी इधर पावर है इस साइड आता है तो पावर का डिनोमिनेटर हो जाता है, इजंट इट। तो ये क्या होगा, गैमा पावर लेंगे तो P1 अपॉन P2 1 माइनस गैमा अपॉन गैमा इक्वल टू T2 अपॉन T1 कितना है, 500। अभी P1 पुट करो, P1 कितना है, 7 एटमॉस्फेयर, अपॉन P2 कितना है, 2 एटमॉस्फेयर, 1 माइनस गैमा, गैमा क्या होगा इसके लिए, हाँ गैमा का वैल्यू क्या होता है, तो गैमा की वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस 2/f, तो 1 प्लस 2/5 लिखूंगा मैं, तो ये 5 1 जा 5 प्लस 2 7/5 आ जाएगा, इजंट इट। तो 1 माइनस 7/5 अपॉन 7/5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो T2 अपॉन 500, तो ये 1 माइनस 7/5 कितना होगा, 5 ऊपर गया तो 5 माइनस 7 माइनस 2/5, और ये माइनस 7/5, ये 7/2 कितना होगा, 3.5 आएगा अंदर, ऊपर बचेगा माइनस करने के बाद माइनस 2/5, और नीचे बचा है 7/5, और इधर तो ऑलरेडी मैं ये सब रब कर देता हूं, इधर ऑलरेडी मेरे पास 5 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2/7 यानी 3 ये क्या है, T2 अपॉन 500, और पर्पसली इन्होंने मैंने हाईलाइट करके लिखा है माइनस 3.5 रेज टू माइनस 2/7 का वैल्यू 0.7 दिया है, तो ये पूरा 0.7 है, तो 0.7 इक्वल टू T2 अपॉन 500 होगा। तो T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा 350 केल्विन, T2 350 केल्विन आ गया। अगर T2 350 केल्विन आ गया तो क्या बचा, आप सीधा आप क्या कर सकते हो, R की वैल्यू पता है, यहाँ 350 माइनस 5, हाँ नेगेटिव आएगा, इजंट इट। ये क्या है, डेल्टा U, या इसके जगह अब भी वर्क डन भी पूछा जाए, आपको पता है एडियाबैटिक के लिए वर्क डन और इंटरनल एनर्जी सेम होती है, तो वर्क डन नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है, प्रेशर घट रहा है ना, प्रेशर घट रहा है यानी एक्सपांशन हो रहा है, तो आप 350 उसमें पुट करके आप वर्क डन निकाल सकते हो। उसके बाद हमको दूसरा क्या पूछा है, N पता है ना आपको, 4 मोल है, R 2 कैलोरी है, 5/2, इसमें 350 पुट करके आप निकाल सकते हो, इजंट इट, निकाल सकते हैं। चेंज इन इंटर, अच्छा डेल्टा एच निकालने में क्या दिक्कत है, डेल्टा एच क्या होता है, N Cp T2 माइनस T1, तो Cp पता है आपको, इसका कितना आएगा, तो Cp कितना आता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R है, तो यहाँ पर क्या है, Cv 5/2R है, तो Cp आप निकाल सकते हो R प्लस Cv, तो R प्लस 5R/2, तो ये 7, ये 4 आएगा, ये 7R/2 आ जाएगा, और T2 350 माइनस 500, इजंट इट। तो ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये पूरा जो है आप निकालना आपको आना चाहिए, इजंट इट। इरिवर्सिबल की बात भी अभी हम लोग करेंगे, अब उसका टेंशन मत लीजिए, पर ये जो है एडियाबैटिक के लिए PV रेज टू गैमा कांस्टेंट होता है, और उससे हम ये पूरा प्रोसेस इस तरह से, ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, 101% आना चाहिए। गॉट माय पॉइंट?
देखिए हालांकि एडियाबैटिक इरिवर्सिबल इतना आता नहीं है, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के लिए क्या करना है। देखिए हमको पता है कि Q 0 है और वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा यू, इजंट इट? वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू होता है। अभी वर्क डन अगर हमारा एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल में आपको पता है कि P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होता है वर्क डन, और डेल्टा U क्या होता है, N CV T2 माइनस T1। ध्यान से देखना इस प्रोसेस को, इजंट इट? तो P एक्सटर्नल कितना लेना है, हमेशा P एक्सटर्नल नहीं दिया हो तो वो फाइनल प्रेशर जितना ही लेना, ये आप बिठा के रखिए, क्योंकि देखिए एक्सपांशन कब तक होगा, जब तक एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। तो P एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर 2, इजंट इट? और V2 माइनस V1 जो है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 को N R T2 अपॉन P1 P1 माइनस N R T1 अपॉन P1, इजंट इट? ये लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये N नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4, और Cp कितना है, 5R/2, T2 माइनस T1 कितना है, 500, इजंट इट? अभी अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो NR इधर से भी कॉमन निकलेगा, ये -2 एक्सटर्नल है, T2 अपॉन P1, सॉरी T2 अपॉन P2 होगा माइनस T1 अपॉन P1, इजंट इट? और यहां पर कितना है, 4 × 5। अच्छा, इसमें NR दोनों में कॉमन निकल गया, NR बाहर आया, NR यानी N 4 मोल है और R बाहर आया, 4R बाहर आया। इस साइड भी क्या है, 4R अपॉन 2 है, और F कितना है, 5 T2 माइनस 500। अगर आप ध्यान से देखोगे तो R 4 कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? और ये 2 ऊपर चला गया तो ऊपर आएगा -4, T2 पता नहीं है, P2 कितना है, 2 एटमॉस्फेयर, माइनस T1 कितना है, 400 अपॉन P1 कितना है, 7 एटमॉस्फेयर, इजंट इट? अच्छा, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5, ये 2 तो ऊपर चला गया है, T2 माइनस 500, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ये -400 अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, -4 T2 अपॉन 2 माइनस प्लस 2000 अपॉन 7 इक्वल टू 5 T2 माइनस 2500, इजंट इट? तो माइनस 2500 उधर आ जाएगा, तो 2000 अपॉन 7 प्लस 2500 इक्वल टू 5 T2 प्लस ये कितना हो जाएगा, मेरे को लग रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 2 T2 हो जाएगा, इजंट इट? तो ये ऊपर गया तो 2500 इंटू 7, तो 0 0 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 17,500, तो 17,500 प्लस 2000 यानी 19,500 अपॉन 7 आ जाएगा, और इधर 7 T2 आएगा, तो T2 इक्वल टू 19,500 अपॉन 49, लगभग 50 पकड़ो, लगभग 50 पकड़ सकते हैं ना, 49 है तो 0 0 कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 4 बचा, 5 9 ज़ा 45, इजंट इट? लगभग
390 आ रहा है, पर क्योंकि ये 49 था 50, लगभग ये 400 केल्विन के आसपास आंसर आएगा। फिर से आपके पास T2 है, डेल्टा यू तो वही फॉर्मूला है, NCV T2 माइनस T1 निकाल सकते हैं आप। उसके अलावा Q आपको पता है, Q तो 0 ही होगा, और डेल्टा H भी वैसे ही NCP T2 माइनस T1 से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हम लोग दोनों प्रोसेसेस के लिए निकाल सकते हैं। अभी हमने फाइनल टेम्परेचर किसका फाइंड किया, दोनों का फाइंड किया। किसका किसका? फाइनल टेम्परेचर एडियाबैटिक रिवर्सिबल का भी फाइंड किया, जो कि लगभग 350 केल्विन आया था एडियाबैटिक रिवर्सिबल का। और फाइनल टेम्परेचर हमने इसका भी निकाला एडियाबैटिक इरिवर्सिबल का। तो इससे आप एक चीज़ समझ सकते हो कि फाइनल टेम्परेचर जो रिवर्सिबल प्रोसेस से आता है वो क्या आता है, ज़्यादा आता है, कम आता है एडियाबैटिक से। ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं कंपैरिजन पे, कंपैरिजन ऑफ अच्छा, और एक चीज़, अभी मैंने आपको रिवर्सिबल मैंने बताया पीवी ग्राफ तो रिवर्सिबल का बनता है, तो पीवी गैमा ये कांस्टेंट ही है, बराबर है। और आइसोथर्मल के लिए क्या था, पीवी कांस्टेंट था। तो आइसोथर्मल के लिए ग्राफ ऐसा बन रहा था पीवी का, ऐसा हाइपरबोला। तो पीवी रेज टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी क्या है, हाइपरबोला ही बनेगा। इसका कुछ क्या है, मुझे बार बार बीच में जाके कैमरा चेक करना पड़ता है कि वो ऑन है या हिल तो नहीं गया है। तो पीवी ये भी हाइपरबोला ही बनेगा, सेम, कुछ भी गलत नहीं है। पर अगर दोनों साथ में आ गए तो सर, तो क्या करें सर? अभी क्या करते हैं मैं बताता हूं। देखिए, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों की बात करता हूं मैं। देखिए, मान लीजिए मैंने दो इनिशियल, यानी इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। एक गैस को मैं लेके गया हूं, इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, एक बार एडियाबैटिक से और एक बार, मान लो इनिशियल प्रेशर मैं यहां पर लेता हूं इनिशियल, और क्या होगा, फाइनल प्रेशर घटाते जाऊंगा। तो ये ऐसा मुझे ये इनिशियल वॉल्यूम यहाँ थोड़ा ज़ीरो वॉल्यूम हो गया है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे शिफ्ट करता हूँ। मान लीजिए इनिशियल, और ये इनिशियल वॉल्यूम था कुछ, ये और ये कुछ ऐसे फाइनल वॉल्यूम। तो दो ग्राफ बनेंगे, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है। अभी मैं आपको बोलूं कि आइसोथर्मल कौन सा है और एडियाबैटिक कौन सा, दोनों ग्राफ का शेप तो ऐसे आएगा। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी मर्जिंग पॉइंट है उस पर आप थंब रखो और क्या करो, उसको क्लॉकवाइज घुमाओ। थंब रखो, क्लॉकवाइज घुमाओ। कहाँ रखना है थंब? मर्जिंग पॉइंट पे। थंब रखो, घुमाओ, थंब रखो, घुमाओ। थंब कहाँ रखना है? मर्जिंग पॉइंट पे। जो पहला आए वो आइसोथर्मल होता है। ऊपर वाला आइसोथर्मल है, नीचे वाला एडियाबैटिक है। Isn't it? अभी इससे बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं हम। पहली चीज क्या पता कर सकते हैं, आप लोग मुझे बताओगे? पहली चीज क्या फाइंड कर सकते हैं? पहली चीज आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में आप देख सकते हो कि फाइनल जो प्रेशर है, वॉल्यूम भले ही इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम हमने सेम रखा है, फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा होगा?
फाइनल प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन फाइनल प्रेशर ऑफ एडियाबैटिक, इजंट इट। उसके अलावा वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व। तो किसका एरिया ज्यादा है, आइसोथर्मल का एरिया ज्यादा है एडियाबैटिक से। सो वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक इन दिस। अच्छा, इसमें क्या किया है मैंने, देखिए वॉल्यूम को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। सोचो यही मैं ग्राफ क्या करता हूं, पहले ज्यादा वॉल्यूम लेता हूं, ठीक है, और धीरे धीरे मैं क्या करते जाता हूं, वॉल्यूम को घटाते जाता हूं। ये थोड़ा सा कर्वेचर ताकि हम कंपेयर कर सकें। मैंने वॉल्यूम सेम रखा है, फाइनल वॉल्यूम, और मान लीजिए ये इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम की लाइन है। तो एक कर्व यहाँ से ऐसा गया, दूसरा कर्व ऊपर आया, ठीक है। ये क्या होगा, इनिशियल, एक प्रेशर आएगा आइसोथर्मल का, एक आएगा एडियाबैटिक का। पर कौन सा आइसोथर्मल का है, कौन सा एडियाबैटिक का, मैंने आपको क्या बोला है कि थंब मर्जिंग पॉइंट पे रखो, क्लॉकवाइज घुमाओ, जो पहले आता है वो कौन है, आइसोथर्मल। अभी आइसोथर्मल नीचे वाला होगा। बहुत बच्चे याद रखते हैं कि एडियाबैटिक क्या होता है, नीचे वाला होता है, ऐसा नहीं है। जहां देखना है, यहां से प्रोसेस ऐसे चालू हुए हैं, यहां पर प्रोसेस कैसे चालू हुआ है, ऐसे जा रहा है। तो हमेशा मर्जिंग पॉइंट पे थंब रखना है, क्लॉकवाइज ही घुमाना है। तो जो पहला आता है वो आइसोथर्मल है और जो बाद में आता है वो एडियाबैटिक है। समझा? आपको कुछ नहीं करना, थंब मर्जिंग पॉइंट पे रखना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। जो पहला आता है वो आइसोथर्मल, जो बाद में आता है एडियाबैटिक। तो यहां पर देखिए फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा है, आइसोथर्मल का कम है, फाइनल प्रेशर किससे, एडियाबैटिक से। समझ में आ रहा है? यहां पर ज्यादा था, यहां कम आया। अभी वर्क डन, एरिया किसकी ज्यादा है, अभी एडियाबैटिक की ज्यादा है, तो आता है ऐसा। तो वर्क डन आइसोथर्मल इज लेस देन वर्क डन एडियाबैटिक। गॉट माय पॉइंट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों कंपैरिजन आपको आने चाहिए।